हेलो बच्चों, वेलकम। तो अगेन मैं आपके सामने आ गया हूँ आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने के लिए, जिसका नेम है बच्चों स्क्रू गेज। व्हाट इज़ द नेम ऑफ नेक्स्ट टॉपिक? स्क्रू गेज। दैट इज स्क्रू गेज and this is also known as micrometer screw gauge. Okay, why it is known as micrometer screw gauge, we will study about it. But before going into that, I would like to tell you that it is the part of measuring instrument. We were study about the मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। हम बच्चों मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें पहला इंस्ट्रूमेंट पढ़ा था वर्नियर कैलिपर्स एंड दूसरा इंस्ट्रूमेंट है स्क्रू गेज। आर यू क्लियर अबाउट इट? आप इस बारे में एकदम क्लियर हो, साफ हो, एकदम दिमाग खोपड़ा साफ करके आए हो ना? कुछ है तो नहीं इसके अंदर? खाली दिमाग चाहिए मुझे, खाली दिमाग एकदम। पहले से कुछ ज्ञान नहीं चाहिए, नहीं तो आप गड़बड़ कर दोगे। आपको एकदम फ्रेश नॉलेज दी जाएगी, आप एकदम फ्रेश। तो स्क्रू गेज के बारे में पढ़ें। इससे पहले मैं आपको बता दूं स्क्रू गेज कैसा दिखता है बच्चों। इट इज स्क्रू गेज। ये देखा आपको, ये स्क्रू गेज है, ये स्क्रू गेज है। ये आपको क्या दिख रही है बच्चों? दीज आर थ्रेड्स। ये जो आपको दिख रही है ना, ये देखो, ये थ्रेड्स हैं। थ्रेड ये थ्रेड्स हैं। ये देखो, ये है सर्कुलर स्केल। ये जो रोटेट कर रहा है ना, जिसको मैं रोटेट करा रहा हूँ, ऐसे रोटेट करा रहा हूँ ना इसको, ये है सर्कुलर स्केल। ये वाला, ये गोल गोल, जो गोल गोल इस पे मार्क बने हुए ना गोल गोल पे, ये सर्कुलर स्केल है। ये मेन स्केल है। जो इस साइड जो नीचे दिख रहा है ना, ये वाला, ये जो अंदर से निकल रहा है अभी, ये वाला, ये जो है, ये है मेन स्केल। ये मेन स्केल, ये सर्कुलर स्केल, इसको रोटेट करा रहा हूँ। ये रिचेट है, ये थिम्बल है। थिम्बल ये वाला जो एंड है ना, ये थिम्बल है, ठीक है। और ये मैंने बता दिया कि आपको क्या है, यहाँ पर थ्रेड्स बनी हुई हैं। ये बात आपको समझ आ गई? इस तरह से इसकी बनावट होती है बच्चों। ये कुछ इस तरह को आपको दिखता है। कंपनी का प्रचार है, आपका फायदा है। ये लीजिए स्क्रू गेज मात्र 1000 रुपये में, मात्र 1000 रुपये में। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। समझ गए बच्चों? ये आपको खरीदना नहीं है अभी। मैं आपको फ़िलहाल क्या बता रहा हूँ कि ये क्या होता है। ये रिचेट होता है। ये क्या काम आता है? यदि आपको कोई भी चीज़ का डायमीटर वगैरह या फिर कुछ भी डायमेंशन मेजर करनी है, उसको इसके अंदर लगाओगे, बीच में फिट कर दोगे। फिट करने के बाद इसको टाइट करोगे। टाइट करने के बाद क्या होगा, जिस जगह पर इसको टाइट करने के बाद, अब ये आगे ज़्यादा टाइट नहीं हो रहा है, इसको एक बार रचेट को घुमाने स्टार्ट कर दो। ये ऐसे आवाज़ करता है, कर कर कर। इसका मतलब वो फुल टाइट हो चुका है, अब आगे टाइट नहीं होगा। ये बातें समझ आ गई। इसके बॉडी पार्ट्स क्या क्या है देखो। ये मेन स्केल है। कौन सा वाला? बताता हूँ। ये जो इस पर आपको, ये जो स्केल है ना, जिस पे 0, 5, 10 ये सब दिख रहा है ना, इसको मेन स्केल बोलते हैं। और इसको एक नाम और है, इसका नाम है स्लीव। स्लीव बाँह होती है ना, स्लीव, उसको ऐसे स्लीव को ऐसे ऊपर कर देते हैं। स्लीव मतलब बाँह। तो ये ऐसा बाँह जैसा दिख रहा है ना, ये अपनी जो बाँह है वैसा दिख रहा है, स्लीव जैसा। इसका नाम स्लीव स्केल है। और इसका नाम है सर्कुलर स्केल। ये जो रोटेट हो रहा है, ये सर्किल बना रहा है। ये जो है, ये जो है, ये वाला, ये जो सर्कुलर स्केल है, इसको बोलते हैं सर्कुलर स्केल। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? पिच स्केल, मेन स्केल और स्लीव। ये जो है ना, ये जिस पे 0, 5, 10 ये दिख रहे हैं ना, ये वाली मार्किंग, इसको क्या बोलते हैं? पिच स्केल, मेन स्केल या स्लीव, ठीक है। और ये जो जिसको मैं रोटेट करा रहा हूँ और इसके ऊपर ये मार्किंग बनी हुई है, इसको क्या बोलते हैं? सर्कुलर स्केल, ठीक है। या फिर हेड स्केल भी बोलते हैं इसको सर्कुलर स्केल या हेड स्केल बोलते हैं। और जो इधर दिख रही है उसको मेन स्केल बोलते हैं। ये पार्ट समझ आ गए? ये रिचेट है। इसका क्या काम होता है? फुल टाइट हो गया तो इसको एक बार घुमा के देख लो, ये आवाज़ करता है कर, तो इसका मतलब फुल टाइट हो चुका है वो। ये थिम्बल है, जिसके ये और इनके बीच में जो भी सैंपल की डायमीटर मेजर करनी है, उसको इसके अंदर माउंट करोगे। जैसे मैं मानता हूँ मुझे इस मार्कर का डायमीटर मेजर करना है, इसको इसके अंदर माउंट करूँगा और इसको ऐसे टाइट कर दूँगा। टाइट किया। ये टाइट हो गया। टाइट हुआ या नहीं हुआ, मैं इसको घुमा के देख लूँगा। आवाज़ आ रही है कर की, यस आ रही है, तो इसका मतलब ये टाइट हो चुका है। फिर बस, फिर क्या, फिर मैं इसकी रीडिंग निकालना स्टार्ट कर दूँगा। रीडिंग कैसे निकालते हैं वो अभी बताऊँगा मैं आपको। उससे पहले मैं बता दूँ इसका लीस्ट काउंट क्या होगा। कौन सा काउंट? लीस्ट काउंट। ओए चल जा। लीस्ट काउंट क्या होता है बच्चों? लीस्ट काउंट होता क्या है? लीस्ट काउंट वो होता है
किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट जितना मिनिमम मेज़र कर सकता है वो ही उसका लीस्ट काउंट होता है। मिनिमम कितना मेज़र कर सकता है वो उसका लीस्ट काउंट होता है। और जो वर्नियर स्केल था उसके लिए जब अपने लीस्ट काउंट निकाला था तो क्या था, 1 मेन स्केल डिवीज़न माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न, इनका डिफरेंस ही तो था लीस्ट काउंट, इनका डिफरेंस ही तो था लीस्ट काउंट। और इसको फर्दर अपन ने लिखा था 1 मेन स्केल डिवीज़न कॉमन ले लिया था और फिर 1 माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न अपॉन मेन स्केल डिवीज़न, यही हुआ था ना बच्चों। और जो लीस्ट काउंट आया था 1 मेन स्केल डिवीज़न मतलब मेन स्केल का लीस्ट काउंट कितना है, मेन स्केल मिनिमम कितना मेजर कर सकता है, वो मेन स्केल का लीस्ट का ये मेन स्केल डिवीज़न कितना होगा, जितना मेन स्केल मिनिमम मेजर कर सकता है वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। जैसे मैं मान लेता हूँ कि वो था अपना 1 सेंटीमीटर, मान लेता हूँ कि 1 सेंटीमीटर था, दो मेन स्केल के दो जो भी डिविजन्स थे उनके बीच का गैप था 1 सेंटीमीटर था ये। और इसमें मैंने बताया था कि जनरली जो स्केल यूज़ किया जाता है वर्नियर कैलिपर में उसमें क्या होता है कि 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न इक्वल होते हैं 9 मेन स्केल डिवीज़न के। मेन स्केल डिवीजन्स बड़े होते हैं एज़ कम्पेयर टू वर्नियर स्केल। जनरली हमेशा ऐसा हो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि IIT JEE का एक क्वेश्चन है जिसमें उल्टा दे दिया था उसने कि वर्नियर स्केल के डिवीज़न बड़े हैं एज़ कम्पेयर टू मेन स्केल, ऐसा बोल दिया था क्वेश्चन के अंदर। ये याद रखना, जनरली ऐसा होता है कि जो वर्नियर स्केल होता है वो छोटा होता है, मेन स्केल के डिवीज़न होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं। तो जितने में 9 मेन स्केल डिवीज़न आ रहे हैं उतने में वर्नियर स्केल के 10 डिवीज़न आ जाते हैं, क्योंकि वर्नियर स्केल छोटे छोटे गैप उनके बीच में कम कम होता है। तो यहाँ से VSD अपॉन MSD का ये रेशियो आता है 9/10 आता है। ये वैल्यू यहाँ पे आप पुट करोगे 9/10 और ये इसका लीस्ट काउंट आ जाएगा 1/10.1 सेंटीमीटर। तो बच्चों क्योंकि मैंने यहाँ पे मेन स्केल डिवीज़न 1 मेन स्केल डिवीज़न 1 सेंटीमीटर ले लिया था, जो कि बच्चों यहाँ से जो फाइनल लीस्ट काउंट आ रहा है वो 0.1 सेंटीमीटर आ रहा है, जो कि अपना जो नॉर्मल स्केल होता है उसके लीस्ट काउंट के इक्वल है, इसके लीस्ट काउंट के इक्वल है। लेकिन मैंने क्या होता है वर्नियर कैलिपर का यूज़ ही किया है, क्यों उसका यूज़ किया गया, नॉर्मल स्केल यूज़ क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि वो अपने नॉर्मल स्केल के कंपैरिजन में ज़्यादा छोटी छोटी वैल्यू बता सकता है, छोटी छोटी वैल्यू बता, लेकिन इसका लीस्ट काउंट तो 0.1 आ रहा है, मतलब ये अपना मेन स्केल ये अपना नॉर्मल स्केल की तरह बिहेव करेगा, ना कि ये छोटी वैल्यूज़ नहीं बता पाएगा। कुल मिला के बात ये है, ठीक है, बात समझ गए। मैंने आपको पूरी चीज़ें क्लैरिफाई पहले ही कर दी थी कि मिनिमम लीस्ट काउंट वगैरह क्या होता है, ये सब चीज़ें बता दी थी। अब चलो अभी बात करते हैं इसकी, अभी बात करते हैं इसकी, किसकी, स्क्रू गेज की, स्क्रू गेज की, कौन से गेज की, स्क्रू गेज की, स्क्रू गेज की बात करते हैं। देखो स्क्रू गेज में क्या होता है, इसका लीस्ट काउंट आपको यदि निकालना हो तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज पिच। पिच क्या होती है इसकी, पिच क्या होती है, पिच क्या होती है, पिच 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 क्या होती है बच्चों, पिच क्या होती है मैं बताता हूँ। डिस्टेंस बिटवीन टू थ्रेड्स, ये थ्रेड्स बनी हुई है ना यहाँ पे, तो इन दो थ्रेड्स के बीच में कितनी डिस्टेंस है वो पिच होती है। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव थ्रेड्स, दो कॉन्जिक्यूटिव थ्रेड्स के बीच की, कॉन्जिक्यूटिव मतलब जो एक के बाद में उस एक के जस्ट बाद आने वाली, कॉन्जिक्यूटिव क्या होती है, एक आगे वैल्यू उसके जस्ट आगे वाली, तो एक थ्रेड ये तो इसके जस्ट आगे वाली वैल्यू, उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो होगी पिच। और डिस्टेंस मूव्ड बाय वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल, आप ये सर्कुलर स्केल है, इसको मैं पहले कर देता हूँ कि ये मैंने एकदम हाँ ये 0 पे सेट कर दिया, इधर 0। ये जो इसकी मेन स्केल पे एक लाइन बनी हुई है हॉरिजॉन्टल, मेन स्केल पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनी हुई है, उस पर मैंने क्या किया, ये जो 0 है ना सर्कुलर स्केल का एकदम इसके सामने लेके आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रोटेट करता हूँ और 360 डिग्री रोटेट कर देता हूँ, मतलब वो 0 रोटेट होने के बाद वापस उसी पॉइंट पे आ जाना चाहिए, तभी 360 डिग्री रोटेट होगा। 0 जहाँ से स्टार्ट किया था रोटेट करने के बाद वापस 0 वहीं पे आ गया, तो 360 डिग्री रोटेशन हो गया कंप्लीट, यस हो गया। तो एक कंप्लीट रोटेशन में
एक कंप्लीट रोटेशन में जितनी डिस्टेंस वो मूव करता है वो ही उसकी पिच होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, क्योंकि वो सेम चीज़ को ही डिफाइन कर रही है, पिच को ही डिफाइन कर रही है। मतलब दो थ्रेड्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो ही डिस्टेंस आ रही होगी उसको 360 डिग्री रोटेट करने पे। बात समझ आ गई? मतलब यदि मैं इसको कंप्लीट रोटेट करता हूँ, 360 डिग्री रोटेट करता हूँ, तो ये कितनी डिस्टेंस मूव करेगा? दो थ्रेड्स के बीच की डिस्टेंस के इक्वल। ये बात याद रखना। और इसकी वैल्यू क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन consecutive divisions on मेन स्केल। यहाँ से एक और बेहतरीन बात समझ आएगी। जो मेन स्केल बना हुआ है ना, उसके ऊपर लाइन बनी हुई है, उनके ऊपर लाइन बनी हुई है, तो एक कंप्लीट रोटेशन जब मैं इसका कराता हूँ तो वो एक लाइन मूव होता है। मतलब एक कंप्लीट रोटेशन जब मैं इसका करा दूंगा तो वो कितनी डिस्टेंस आगे चला जाता है? मेन स्केल के दो डिवीजन के बीच की डिस्टेंस के इक्वल। मतलब मेन स्केल के दो कंजिक्यूटिव डिस्टेंस, थ्रेड्स की दो कंजिक्यूटिव डिस्टेंस, और सर्कुलर स्केल में एक कंप्लीट रोटेशन, ये तीनों वैल्यू सेम है और इसी को बोलते हैं पिच। तो पिच क्या हुआ बच्चों? पिच ये हुआ बच्चों कि दो कंजिक्यूटिव थ्रेड्स के बीच की डिस्टेंस ले लूँ या तो मैं, या फिर मेन स्केल पे दो कंजिक्यूटिव डिविजन्स के बीच की डिस्टेंस ले लूँ, या फिर एक कंप्लीट रोटेशन होने पर वो कितनी डिस्टेंस मूव कर रहा है ऑन मेन स्केल, वो भी डिस्टेंस में ले सकता हूँ, क्योंकि एक कंप्लीट रोटेशन पे वो कितने मूव कर रहा है? पिच के इक्वल। मतलब कितनी मूव कर रहा है? एक थ्रेड, दो थ्रेड्स के बीच की डिस्टेंस के इक्वल। और क्या बोल सकता हूँ कितना मूव कर रहा है? मेन स्केल के दो कंजिक्यूटिव डिविजन्स के बीच की डिस्टेंस के इक्वल। ये तीनों वैल्यू सेम है, इसलिए पिच की डेफिनेशन ये आ चुकी है। अब लीसेट अकाउंट क्या होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, कि वो मिनिमम कितना मेजर कर सकता है। एक बार देखूँ रिकॉर्डिंग ऑन है कि ऑन है? यस, इट इज़ गोइंग ऑन। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ बच्चों? मैं आपको बताना चाह रहा हूँ बच्चों इस तरह से कुछ बातें कि पिच समझा चुका हूँ मैं। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इसका लीस्ट काउंट कितना होगा बच्चों। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा इस नए दौर में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बताओ बच्चों कि ये जो है, ये जो चिलमन है वो दुश्मन है हमारा। ये तो बात ठीक है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि बच्चों ये मैंने इसको रोटेट कराया, बंद कर दिया एकदम। अब बताओ इसको मैं मिनिमम कितना घुमा सकता हूँ, वही इसका लिस्ट काउंट होगा। मिनिमम कितना मेजर कर सकता है कोई भी इंस्ट्रूमेंट, वही इसका लिस्ट काउंट होगा। तो मिनिमम ये कितना मेजर कर सकता है? इसको एक कंप्लीट रोटेशन दे दूं तो ये कितना मूव करेगा? पिच के इक्वल। तो क्या पिच इसका लिस्ट काउंट हो जाएगा? नहीं। जरूरी है कि मैं इसको एक कंप्लीट रोटेशन दूं? ज़रूरी है क्या मैं इसको कंप्लीट रोटेशन दूं? नहीं दे जरूरी, मैं इसको आधा रोटेशन भी तो दे सकता हूं। तो फिर इसका लिस्ट काउंट कितना होगा? पिच डिवाइडेड बाई 2। क्या यही इसका लिस्ट काउंट हो जाएगा? क्योंकि ये कितना मूव करेगा? हाफ डिस्टेंस। यदि मैं इसको आधा रोटेट कराऊंगा तो पिच डिवाइडेड बाई 2 रोटेट करेगा, आधा पिच की आधी डिस्टेंस रोटेट कर पाएगा। बात समझ आई? ज़रूरी है कि मैं इसको आधा रोटेट कराऊँ? मैं इसको और कम डिस्टेंस, जैसे मैंने 0 से स्टार्ट किया और मैंने इसको सिर्फ 10 तक रोटेट कराया, ऐसा भी तो, तब फिर इसके लिए लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा? यदि एक कंप्लीट रोटेट कराता, कंप्लीट रोटेशन का मतलब कितना हुआ? कंप्लीट रोटेशन का मतलब हुआ कितनी डिस्टेंस मूव करेगा वो पिच के इक्वल। ठीक है। यदि मैं इस पे 10 मूव कराता हूँ, मतलब इसके 10 डिवीजन के इक्वल चलता हूँ, 10 डिवीजन कंप्लीट रोटेशन पिच के इक्वल। 10 डिवीजन का मतलब क्या हुआ? पिच अपॉन कंप्लीट रोटेशन इनटू 10 डिवीजन, ये वैल्यू हो गई। लेकिन मैं इसको ज़रूरी है कि 10 रोटेट कराऊँ? मैं इसको मिनिमम कितना रोटेट करा सकता हूँ कि जो सर्कुलर स्केल पे 0 के जस्ट बाद जो भी वो वैल्यू है, 0 के जस्ट बाद जो भी डिवीजन है मैं उतना ही रोटेट कराऊँ, सिर्फ इतना।
ये मतलब मैंने कितना रोटेट कराया इसको, कि मैंने क्या किया कि ये 0 था, मैंने इसको ना कंप्लीट रोटेट कराया, ना 10 रोटेट कराया, ना 20 रोटेट कराया, मैंने सिर्फ इतना रोटेट कराया कि जितना सर्कुलर स्केल पे एक डिवीज़न है, एक डिवीज़न के इक्वल रोटेट करा दूं, सिर्फ एक डिवीज़न, सर्कुलर स्केल का एक डिवीज़न। देखो इस वाले जो मेरे पास जो स्केल है उसमें कितने डिवीज़न है मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, उसमें है टोटल 100 डिवीज़न है, इसमें टोटल 100 डिवीज़न बने हुए हैं। तो मैं इसको कितना रोटेट करा सकता हूँ मिनिमम कितना रोटेट, यदि मैं एक कंप्लीट रोटेशन कराऊं तो पिच के इक्वल डिस्टेंस आएगी, तो मैं इसको 1/100 पिच का 1/100 रोटेट करा सकता हूं ना। यदि मैं इसको कंप्लीट रोटेट करा दूं तो इसका मतलब ये कितनी डिस्टेंस मूव करेगा पिच के इक्वल। आर यू एग्री? यस सर वी आर एग्री। यदि इसको 360 डिग्री रोटेट करा दूं तो ये कितना मूव करेगा पिच के इक्वल। यस यदि मैं इसको 100 डिवीजन मूव कराऊंगा तो कितना मूव करेगा पिच के इक्वल, क्योंकि इसमें कितने डिवीजन है 100 डिवीजन का मतलब इसको कंप्लीट रोटेशन हो गया। 100 डिवीजन मतलब कंप्लीट रोटेशन हो गया, कंप्लीट रोटेशन हो गया। ठीक है ये बात समझ आ गई। यदि मैं इसको 100 डिवीजन रोटेट कराता हूं तो ये पिच के इक्वल रोटेट करेगा, लेकिन मिनिमम कितना रोटेट करा सकता हूं पिच अपॉन 100। पिच का 1/100 ही मूव कराऊं, थोड़ा सा मूव कराऊं, थोड़ा सा मूव कराऊं, ये बात समझ आ गई आपको। तो इसका लीस्ट काउंट क्या होगा बच्चों, इसका जो लीस्ट काउंट होगा वो होगा पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। वाह वाह वाह, ये इसका लीस्ट काउंट हो जाएगा। लीस्ट काउंट जो होगा पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल पे यदि 200 डिवीजन होते तो 200 डिवीजन होते तो मैं इसको टोटल 200 डिवीजन यदि रोटेट करा रहा था, टोटल 200 डिवीजन रोटेट कराने का मतलब कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्री हो चुका है, कंप्लीट रोटेशन हो चुका है। बात समझ रहे हो ना बच्चों, जहां से चले थे वहीं पे पहुंच गए, मतलब 200 डिवीजन रोटेट हो चुके होते, 200 डिवीजन रोटेट हो चुके होते तो फिर इसका लीस्ट काउंट कितना होता कि पिच यदि मैं कंप्लीट रोटेट कराऊंगा तो कितना मूव करेगा पिच के इक्वल, और मैं मिनिमम कितना उसको रोटेट करा सकता हूँ पिच का 1/200 टाइम्स पिच डिवाइडेड बाई 200। तो इसका लीस्ट काउंट पिच डिवाइडेड बाई 200 हो जाता है यदि इस पर 200 डिवीजन होते तो। अभी इस पर 100 डिवीजन है तो इसका लीस्ट काउंट हो जाएगा पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। और पिच क्या होगी, पिच वो होगी जो दो थ्रेड्स के बीच की डिस्टेंस है। ओके बट लेकिन यहाँ से वैल्यू नहीं निकाल सकते, एक कंप्लीट रोटेशन में जितना मूव करा वो भी पिच होगी, लेकिन वैल्यू कहाँ से निकालोगे, वैल्यू निकालोगे यहाँ से, जो मेन स्केल के दो डिविजन्स के बीच की डिस्टेंस है वही तो पिच है, क्योंकि कंप्लीट रोटेशन में कितना मूव कर रहा है, एक थ्रेड, दो थ्रेड्स के बीच की डिस्टेंस के इक्वल, और दो कंजिक्यूटिव डिविजन्स, जो कंजिक्यूटिव डिविजन्स के बीच की डिस्टेंस के इक्वल, जो कि मेन स्केल पे मार्क किए हुए हैं, उतना ही रोटेट कर रहा है ना, एक पूरे कंप्लीट रोटेशन में उतना ही मूव कर रहा है ना। बात समझ गए। तो पिच कैसे निकालते हो कि जो मेन स्केल में दो कंजिक्यूटिव डिवीजन से उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है वही पिच होगी, वही पिच होगी, वो आपको दे रखी होगी। ऐसा भी बोल रखा हो सकता है कि मेन स्केल का लीस्ट काउंट इतना है, मेन स्केल का लीस्ट काउंट मतलब मेन स्केल मिनिमम कितना मेजर कर सकता है, मतलब मेन स्केल में मिनिमम दो डिविजन्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है वही पिच हो जाएगी, वही पिच हो जाएगी। पिच की वैल्यू दे रखी होगी, नंबर ऑफ डिवीजन आपको पता रखे होंगे तो लीस्ट काउंट निकाल सकते हो। ओके 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 ये बात समझ आ चुकी है आपको। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द रीडिंग। रीडिंग कैसे निकालते हैं, इसकी रीडिंग ऐसे निकालते हैं बच्चों, आपको रीड करना पड़ेगा, आपको रीड करना पड़ेगा, मतलब इसकी रीडिंग आपको निकालनी है तो आपको इस स्केल को रीड करना पड़ेगा। और रीडिंग होती है बच्चों मेन स्केल की रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल की रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर। जैसे वर्नियर कैलीपर में रीडिंग क्या होती थी, मेन स्केल रीडिंग प्लस रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलीपर्स, वर्नियर स्केल यही होती थी। तो मेन स्केल की रीडिंग क्या थी, मेन स्केल की रीडिंग वर्नियर स्केल के 0 से जस्ट पहले मेन स्केल पे जो वैल्यू आ रही होती थी वही मेन स्केल की रीडिंग होती थी। वर्नियर स्केल के 0 से जस्ट पहले जो मेन स्केल पे रीडिंग आ रही होती थी वही
वर्नियर स्केल की रीडिंग होती। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, जैसे कि मैं निकालना चाह रहा हूँ, मैं निकालना चाहता हूँ कि मैं निकालना चाहता हूँ। ये जो मेरे पास पेन है, ये जो मेरे पास पेन है, यही मेरे दिल का चैन है। अरे वो मजाक था, मजाक था। ये मैंने इसको टाइट किया, इधर फिट कर दिया, इसके अंदर कर दिया ना। फिर मैंने इसको कर रचेट से देखा, रचेट ने कर बोला, यस कर बोल दिया। अब देखो मुझे इसकी रीडिंग पढ़नी है, तो मैं मेन स्केल जो है ना, ये जो मेन स्केल है, ये वाला ये मेन स्केल है, उसमें देखूंगा कि लास्ट वैल्यू मुझे क्या दिख रही है। लास्ट वैल्यू मुझे क्या दिख रही है? 0 1 2 3 4 5, 5 के बाद में 6 7, 7 दिख रही है बच्चों। 7 देखो, आप भी देखो, 7 दिख रही नहीं आपको मेन स्केल पे? मेन स्केल पे देखो कितनी दिख रही है? 7। ये देखो 5 के बाद में 2 डिवीजन और है 6 7, 5 के बाद में 2 डिवीजन और है 6 7। ये देखो, तो मेन स्केल की रीडिंग कितनी हो गई? 5 6 7, 7 हो गई ना। जो भी सर्कुलर स्केल से, जैसे सर्कुलर स्केल यहाँ पर है, इससे जस्ट पहले जो वैल्यू दिख रही है वही मेन स्केल की रीडिंग हो गई। सर्कुलर स्केल से जस्ट पहले जो वैल्यू दिख रही है, सर्कुलर स्केल से जस्ट पहले देखो कितनी वैल्यू दिख रही है। मेन स्केल पे देखो कितनी वैल्यू दिख रही है। 5 के बाद में 2 डिवीजन और है ना छोटे छोटे, 5 के बाद में 2 डिवीजन और है छोटे छोटे, तो हो गई 7 रीडिंग दिख रही है, मेन स्केल की रीडिंग 7। ठीक है, प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। और सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या होती है? जैसे कि वर्नियर कैलिपर रीडिंग क्या होती थी? लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाय कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर विद द मेन स्केल। कौन सा वर्नियर स्केल का डिवीजन मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है, उन डिवीजन का मल्टीप्लाई कर देते हो। तो लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाय कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। इसमें क्या करना है आपको कि ये देखो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनी हुई है मेन स्केल पर। मेन स्केल पे देखो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनी हुई है मेन स्केल पर। देखो मैं इस पेन को निकाल देता हूँ, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है। मेन स्केल को देखो, इस पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनी हुई है मेन स्केल पे। ये हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे, हॉरिजॉन्टल का मतलब ऐसी वाली लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन बनी हुई है ना मेन स्केल पे। देखो मेन स्केल पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसके सामने देखो मेन स्केल के हॉरिजॉन्टल के सामने कौन सा डिवीजन आ रहा है सर्कुलर स्केल का। तो देखो इसमें देख के बताओ कि मेन स्केल पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनी है उसके जस्ट सामने कौन सा डिवीजन आ रहा है। तो आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 20th डिवीजन, 20वां डिवीजन आ रहा है। जीरो लाइन की जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनी है ना, उसके जस्ट सामने सर्कुलर स्केल का 20th डिवीजन, 20वां डिवीजन आ रहा है। दिख रहा है ना आपको, 20वां डिवीजन आ रहा है ना सर्कुलर स्केल का। तो लीस्ट काउंट इनटू कौन सा डिवीजन, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन, मेन स्केल की हॉरिजॉन्टल लाइन से जो कोइंसाइड कर रहा है वो डिवीजन लेने हैं। ठीक है, तो मैं 20 तो नहीं लिख रहा, अभी मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, तो इसकी जगह लिख देता हूँ लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाय कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल, कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल with the horizontal line on main scale। मेन स्केल के हॉरिजॉन्टल लाइन से सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, वही डिवीजन आपको लेना है। तो ये बात आपको क्लैरिटी आ गई यहाँ पर। तो रीडिंग निकाल सकते हो। मेन स्केल की रीडिंग तो वही होती है जो कि सर्कुलर स्केल से जस्ट पहले आपको दिख रही है, जस्ट पहले जो रीडिंग दिख रही है वो वैल्यू लिख दोगे। प्लस सर्कुलर स्केल की रीडिंग क्या होती है, लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाय कोइंसाइडिंग डिवीजन। ये बात समझ आ गई। इस तरह से आप रीडिंग निकाल सकते हो और आप इस तरह से कई तरह के खेल खेल सकते हो। नाउ वी विल टेक सम न्यूमेरिकल्स, क्वेश्चन 3 full rotation of circular scale, 3 full rotation of circular scale of a
of a screw gauge covers, यदि मैं 3 कंप्लीट रोटेशन करा दूं सर्कुलर स्केल के तो वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है ये बताया गया है। तो वो डिस्टेंस कवर कर रहा है बच्चों 2 mm, 2 mm and there are 200 divisions on circular scale. Find out the least count. Find out the least count. सबसे पहले आंसर, व्हाट इज द पिच? पिच क्या है इसकी? 3 कंप्लीट रोटेशन कर रहा है सर्कुलर स्केल तो 2 mm मूव कर रहा है। 3 रोटेशन मीन्स 2 mm, लेकिन पिच क्या होती है? 1 कंप्लीट रोटेशन में कितना मूव कर रहा है? तो 1 रोटेशन में कितना मूवमेंट होगा बच्चों? 1 रोटेशन इक्वल्स टू 2/3 mm, यही इसकी पिच हो गई। एक कंप्लीट रोटेशन में कितना मूवमेंट करता है वही इसकी पिच होती है। लीस्ट काउंट निकालना है तो वो क्या होता है? पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। सर्कुलर स्केल पे कितने डिवीजन बने हुए हैं वही, तो इसकी पिच हो गई 2/3 और इस पे डिवीजन है 2/100। तो इस तरह से इसका लीस्ट काउंट आ जाएगा 1/300 mm। 1/300 mm इसका लीस्ट काउंट आ जाएगा। आर यू क्लियर अबाउट इट? क्या आपको ये बात समझ आ गई बच्चों? क्या बात समझ में आ गई ना बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल क्वेश्चन। लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल ऑफ स्क्रू गेज, लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल ऑन स्क्रू गेज। स्क्रू गेज के मेन स्केल का लीस्ट काउंट है 1 mm। ये बात ध्यान से समझना बच्चों, ये बात ध्यान से समझना। नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल आर 100। फाइंड द लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट निकालना है आपको। आंसर देखो, इसमें पिच बताओ कितनी है पिच। मैंने अभी क्या बताया था, पिच क्या होती है? 2 कॉन्जिक्यूटिव थ्रेड्स के बीच की डिस्टेंस, या एक कंप्लीट रोटेशन में वो कितना मूव कर रहा है वो डिस्टेंस, या फिर मेन स्केल में मिनिमम जो 2 कंजिक्यूटिव डिवीजन है उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी। और वही मेन स्केल का लिस्ट काउंट नहीं होगा क्या? मेन स्केल का लिस्ट काउंट क्या होगा कि मेन स्केल पे डिवीजन 2 कंजिक्यूटिव डिवीजन्स के बीच की डिस्टेंस क्या है, वही लिस्ट काउंट हो गया ना मेन स्केल का। तो पिच क्या दे रखी है यहाँ पर? 1 mm। पिच 1 mm है और नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन जो है, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन 100 है, तो इसकी लिस्ट काउंट हो जाएगा पिच अपॉन 100 mm 0.01 mm। ये बात समझ आती है या ऊपर से गोल होके चली जाती है? नहीं सर, हमें तो समझ आ जाती है। ये बात समझ आ गई ना आपको? ठीक है, ये तो हो गए बच्चों लिस्ट काउंट पे कुछ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन और कर लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive threads of screw gauge is 0.5 mm and there are 500 divisions on circular scale. Find least count
पहले ये बताओ बच्चों इसकी पिच कितनी है। पिच क्या होती है बच्चों? पिच की 3 डेफिनेशन है। मैंने आपको जो बताया क्या क्या 3 डेफिनेशन थी कि जो मेन स्केल पे 2 कॉन्जिक्यूटिव डिवीजन के बीच की डिस्टेंस क्या है, या फिर मेन स्केल का लीस्ट काउंट कितना है। मेन स्केल का लीस्ट काउंट वही होगा ना जो मेन स्केल पे 2 कंजिक्यूटिव जो डिवीजन है उनके बीच की डिस्टेंस होगी, वही मेन स्केल का लीस्ट काउंट होगा और वही पिच हो जाएगी। जो मेन स्केल का लीस्ट काउंट है वही पिच हो जाएगी। दूसरी डेफिनेशन, 2 कंजिक्यूटिव थ्रेड्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो भी पिच कहलाती है। या फिर एक कंप्लीट रोटेशन करने पर जो स्केल पे कितना मूव करता है वो भी इसका लीस्ट काउंट होता है। ये बात समझ आ गई ना। तो यहाँ पर पिच कितनी दे रखी है आपको, डायरेक्टली दे रखी है 0.5 mm। 2 कंजिक्यूटिव थ्रेड्स के बीच की डिस्टेंस दे रखी होती है वही पिच होती है। और सर्कुलर स्केल डिवीजन कितनी है इसमें, 500। तो यहाँ से यदि आप निकालना चाहोगे लीस्ट काउंट आएगा आपका 0.5/500 mm। 500 mm इस तरह से 0.001 mm आपको आंसर मिलेगा। आपको आंसर मिलेगा। कौन सा स्वर मिलेगा? सा रे गा म पा धा नी सा रे गा म पा धा नी सा रे गा म पा धा नी सा रे। बात समझ गए? आंसर मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? आंसर। आंसर मिलेगा, आंसर मिलेगा, आंसर मिलेगा। ये बात समझ आ गई। अब एक काम करते हैं बच्चों, इस पे कुछ अच्छे से प्यारे से रीडिंग के न्यूमेरिकल कर लेते हैं। देखो आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, रीडिंग ऑफ मेन स्केल, रीडिंग ऑफ मेन स्केल इज 5 mm। मेन स्केल की रीडिंग 5 mm है, ठीक है। एंड 20th डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल इज कोइंसाइडिंग with the horizontal line on main scale। distance between 2 consecutive threads is 0.5 mm and there are 500 divisions on circular scale। find the फाइनल रीडिंग। आपको फाइनल रीडिंग निकालनी है इसकी। तो सिंपल है, सिंपल है। मेन रीडिंग क्या होती है, फाइनल रीडिंग होती क्या है, रीडिंग इक्वल्स टू मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। ठीक है। मेन स्केल रीडिंग जो है बच्चों, मेन स्केल रीडिंग है वो आपको दे रखी है 5 mm प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग होती है लीस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग डिवीजन। कोइंसाइडिंग डिवीजन 5 mm प्लस लीस्ट काउंट निकालना है तो वो क्या होता है, पिच अपॉन सर्कुलर स्केल डिवीजन। पिच इसमें दे रखी है क्या, डिस्टेंस बिटवीन 2 कंजिक्यूटिव थ्रेड्स ही पिच होती है 0.5, सर्कुलर स्केल डिवीजन 500। तो बच्चों यहाँ से 0.001 इसका लीस्ट काउंट हो जाएगा। और ये वैल्यू जब मैं यहाँ पे पुट करूँगा, नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग डिवीजन, कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, तो इसमें कर रहा है 20th डिवीजन, मतलब 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये वैल्यू भी mm में आएगी। कभी ऐसा ध्यान रखना, यूनिट का ध्यान रखना बच्चों, ये mm में तो ये भी mm में ही होनी चाहिए, सेम यूनिट को ही ऐड करना। कभी ऐसा नहीं करना mm में सेंटीमीटर जोड़ दो, फाइनल आंसर बता दो कि यस दिस इज़ द फाइनल आंसर। यदि सेंटीमीटर में आपकी एक वैल्यू है तो दूसरों को भी या तो सेंटीमीटर में लाओ, या फिर एक वैल्यू mm में तो दूसरी वैल्यू को भी mm में ले आओ। दोनों को सेम टू सेम होनी चाहिए, सेम टू सेम। mm में तो mm, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। ये गलती मत कर देना, नहीं तो दिल गलती कर बैठा ही बोलते रह जाओगे, दिल गलती कर बैठा है।
तो ये 5.020 mm इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से बच्चों ये कथा यहाँ पर समाप्त होने की तरफ अग्रसर हो रही है। क्या बच्चों आप इस बात को समझ पा रहे हो? क्या समझ पा रहे हो? कि समझ पा रहे हो ना बच्चों? ये मैंने बोर्ड को इतना उधर हिला दिया है। अब मैं देखता हूँ ये कैमरे में आ भी रहा है कि नहीं। यस, इट इज़ अंडर द कस्टडी ऑफ कैमरा। ये कैमरे के अंदर ही है, कैमरे से बाहर अभी तक नहीं गया। अभी देखते हैं बच्चों पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था क्या कि पॉजिटिव ज़ीरो एरर जब वर्नियर कैलिपर्स पढ़ाया था तो पॉजिटिव जीरो एरर कब होती है? जब वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से बाद में आए। यदि मैं इंस्ट्रूमेंट को ऐसे देख रहा हूँ तो बना देता हूँ आपके लिए। ये मेन स्केल था, उसमें इसको मैं ज़ीरो बोल देता हूँ। ये ज़ीरो से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ये बात समझ गए? ये है अपनी मेन स्केल। नीचे इसके बनाता हूँ वर्नियर स्केल। यदि इसका ज़ीरो यहाँ से स्टार्ट नहीं हो, वर्नियर स्केल का ज़ीरो यदि यहाँ से स्टार्ट हो, बात समझ रहे हो ना बच्चों? वर्नियर स्केल का ज़ीरो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? इसके पीछे से। वर्नियर स्केल मतलब कंप्लीट क्लोज ही नहीं हुआ, उसका ज़ीरो कहीं पहले ही रह गया। और ये किस वजह से हो सकता है? मैंने बताया था कि उनकी जो जॉ थी जहाँ पे मेज़र कर रहे थे उनके बीच में कोई डर्ट वगैरह फंस जाए तो वो कंप्लीट क्लोज नहीं हो पाएगा। कंप्लीट क्लोज नहीं होगा तो वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो से पहले इस साइड आ जाएगा, लेफ्ट साइड। या फिर इधर से देखें तो वो आगे चला जाएगा, मतलब जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो है वो इससे आगे है। बात समझ रहे हो आप? बात समझ रहे हो? इसको बोलते हैं पॉजिटिव ज़ीरो एरर। फॉर्मूला सेम रहता है। फाइनल रीडिंग जो होती है वो क्या होती है? जो भी रीडिंग अपनी आई माइनस ज़ीरो एरर, चाहे भले पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ज़ीरो एरर हमेशा माइनस होती है। बट यदि पॉजिटिव जीरो एरर है तो ये वैल्यू पॉजिटिव आती है तो फाइनल रीडिंग माइनस ही होगी। लेकिन यदि नेगेटिव जीरो एरर होती है, मतलब यहाँ जीरो एरर की जगह भी नेगेटिव वैल्यू आएगी तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो मतलब फाइनल रीडिंग जो आती है वो कैसे आती है? जो रीडिंग में जीरो एरर ऐड करके आएगी। कब? जब वो नेगेटिव जीरो एरर। यदि पॉजिटिव जीरो एरर होगी तो वो घटा के ही आएगी। अच्छा, फिर मैंने ये भी बताया था कि उसको जो पॉजिटिव जीरो एरर होती है उसको घटाना क्यों पड़ता है, हटाना क्यों पड़ता है? इसमें से हटा रहे हैं ना पॉजिटिव जीरो एरर, तो इसको क्यों हटा रहे हैं? इसलिए हटा रहे हैं बच्चों, इसलिए हटा रहे हैं कि जब इसको कोई रीडिंग नहीं देनी चाहिए थी, इनिशियली इसको कोई रीडिंग देनी चाहिए थी क्या? नहीं देनी चाहिए थी। क्यों नहीं देनी चाहिए थी? इसलिए नहीं देनी चाहिए थी क्योंकि इन दोनों के जीरो कोइंसाइड करने चाहिए थे। इसको कोई रीडिंग इनिशियली नहीं देनी चाहिए थी। लेकिन क्योंकि इसका जो जीरो है वर्नियर स्केल का वो पहले है, मतलब आप इसको खोलोगे ना, इसको ओपन करोगे किसी रीडिंग लेने के लिए, उससे पहले ही ये कुछ ना कुछ रीडिंग शो कर रहा है जो कि इसको नहीं करनी चाहिए थी। पहले जीरो कोइंसाइड करने चाहिए थे, लेकिन क्योंकि वर्नियर स्केल का जीरो इससे आगे चला गया, मतलब ये पहले ही कोई रीडिंग शो कर रहा है। इनिशियली जब जीरो कोई भी रीडिंग नहीं है तब भी रीडिंग शो कर रहा है, मतलब आपको वो रीडिंग हटानी पड़ेगी तभी फाइनल वैल्यू आ पाएगी ना। नेगेटिव जीरो एरर में क्या होता है? इसका जो वर्नियर स्केल का जीरो होता है वो इससे आगे चला जाता है, मतलब पीछे आ जाएगा। इस साइड देखो तो इस साइड आ जाएगा और इसको आप बंद करते गए, मेन स्केल का जीरो यहीं रह गया और इसका जीरो इससे आगे चला गया इधर। समझ गए? ये जो वर्नियर स्केल का जीरो इधर पहुंच गया जबकि मेन स्केल का जीरो यहीं रह गया। मतलब क्या हुआ कि वो अभी आप पहले उसको जीरो तक लाओगे, वर्नियर स्केल को ओपन करोगे तो पहले जीरो तक लाओगे, जीरो मैच होना चाहिए, जीरो तक लाओगे उसको, ठीक है, जीरो तक लाओगे, फिर जाके वो रीडिंग देना स्टार्ट करेगा। मतलब आपने ओपन किया तो यहाँ तक तो उसने कोई रीडिंग शो ही नहीं करी, जब तक वो जीरो मैच हो रहे हैं तब तक तो रीडिंग शो ही नहीं करी। एक्चुअली में क्या हुआ है कि वो मूव कर चुका है,
एक्चुअल तो वो मूव कर चुका है लेकिन कोई रीडिंग शो नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि अभी जीरो मैच ही नहीं हुए। जीरो मैच होंगे उसके बाद में यदि इधर चलेंगे तब रीडिंग दिखाएगा, लेकिन पहले जीरो तक लाने के लिए आपको आगे चलाना पड़ेगा, तब जाके तो आगे वैल्यू बढ़ेगी, तब जाके तो रीडिंग दिखाई। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, इस एरर को ऐड करना पड़ेगा। क्यों ऐड करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ तक एक्चुअली में कोई रीडिंग थी लेकिन वो रीडिंग दिखा नहीं रहा। क्यों नहीं दिखा रहा? क्योंकि अभी तो जीरो ही मैच नहीं हो रहे, लेकिन यहाँ पर कुछ रीडिंग थी जो कि इसको दिखानी चाहिए थी। इसलिए आपको ये जो जीरो एरर होती है, नेगेटिव जीरो एरर, इसीलिए आपको ऐड करनी पड़ती है। बात समझ आ गई? क्योंकि रीडिंग थी लेकिन वो दिखा नहीं पा रहा था तब तक। बात समझ गए? पॉजिटिव जीरो एरर क्यों माइनस होती है और नेगेटिव जीरो एरर क्यों फाइनली प्लस हो जाती है, ये बात समझ गए ना आप? बात समझ में आती है या ऊपर से ही जाती है? अब इसके लिए बात कर लेते हैं, इसमें पॉजिटिव जीरो एरर क्या होती है और नेगेटिव जीरो एरर क्या होती है। पॉजिटिव जीरो एरर किस में बात कर रहे हैं अभी? ये पॉजिटिव जीरो एरर की बात किस में कर रहे हैं? स्क्रू गेज में। स्क्रू गेज, जिसका एक नाम और है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज भी बोल सकते हो आप इसे, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज भी बोल सकते हो। ये बात समझ गया? तो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज में पॉजिटिव जीरो क्या होती है? व्हेन जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज, व्हेन जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज below the horizontal line on horizontal मेन स्केल। मेन स्केल पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, मेन स्केल पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है सर्कुलर स्केल का जीरो से नीचे आ रहा है। व्हेन जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन मेन स्केल। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को बेस लाइन भी बोलते हैं, ये बात आप याद रख सकते हो। जो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने आपको अभी दिखाई थी मेन स्केल पे, उसको बेस लाइन भी बोल सकते हैं। तो जो सर्कुलर स्केल का जीरो है, ये मैंने इसको कंप्लीटली क्लोज कर दिया, ठीक है। अब इसमें ज़ीरो एरर है, यदि आप ध्यान से देखोगे तो इसमें एक ज़ीरो एरर है। ये देखो मेन स्केल का जीरो आपको दिख रहा है, एकदम कम दिख रहा होगा पर दिख रहा है ना मेन स्केल का, क्योंकि मैंने कंप्लीटली क्लोज कर दिया। तो मेन स्केल का जीरो आपको दिख तो रहा है ना, छोटा सा दिख रहा होगा। देखो देखो ध्यान से देखो, ये आधा जीरो जैसा दिख रहा है। मैं थोड़ा खोल दूँ इसको, कंप्लीट जीरो दिखाऊँ पहले आपको। ये इसका कंप्लीट जीरो दिख रहा है आपको, अभी कंप्लीट जीरो दिख रहा है। अब मैं इसको कंप्लीट क्लोज कर देता हूँ, ये कंप्लीट क्लोज कर दिया। अब जीरो दिख रहा है ना, हल्का सा जीरो दिख रहा है ना, दिख रहा है आपको जीरो दिख रहा है ना। मेन स्केल का जीरो छोटा सा दिख रहा होगा, आधा सा दिख रहा है मेन स्केल का जीरो, ये रहा। अब मेन स्केल का जीरो आपको दिख गया और ये है इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन। जो मेन स्केल देखो बेस लाइन दिख रही है ना आपको, जो जीरो के ऐसे बनी हुई है ना बेस लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन इस पे बनी हुई है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन देखो बेस लाइन ये बनी हुई है। अब मैंने इसको कम्प्लीटली क्लोज कर दिया। अब देखो ये बेस लाइन से इसका जीरो ऊपर की साइड है या नीचे? बेस लाइन तो इधर रह गई नीचे और इसका जीरो बेस लाइन से ऊपर आ गया। तो इसमें कैसी जीरो एरर है? नेगेटिव जीरो एरर। क्योंकि पॉजिटिव जीरो एरर कब होती? यदि मैं इसको कंप्लीटली क्लोज कर देता सर्कुलर स्केल को, और सर्कुलर स्केल का जीरो यदि हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे आता। अभी मैं बताता हूँ किस केस में होता हो। इसका जीरो अभी मैं देखता हूँ, इस वाली एरर को पॉजिटिव जीरो एरर बोल सकते हो। जब सर्कुलर स्केल का जो जीरो है वो नीचे है बेस लाइन से, जो बेस लाइन है ना मेन स्केल पे, हॉरिजॉन्टल लाइन है जो मेन स्केल पे, सर्कुलर स्केल का जीरो उस बेस लाइन से नीचे की साइड है। अभी देखोगे तो नीचे है ना, तब तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। लेकिन स्क्रू गेज में कैसी एरर है? नेगेटिव जीरो एरर। क्योंकि जब मैं इसको कंप्लीटली क्लोज कर रहा हूँ तो जो सर्कुलर स्केल का जीरो है वो ऊपर आ रहा है, किसके कंपेरिजन में? हॉरिजॉन्टल लाइन है जो बेस लाइन है ना मेन स्केल पर, उससे ऊपर आ रहा है। मतलब इसमें कैसी जीरो एरर है? इसमें नेगेटिव जीरो एरर है। अभी अपने आप नेगेटिव जीरो एरर की डेफिनेशन लिख सकते हो ना आप। नेगेटिव जीरो एरर क्या होती है? क्या होती है नेगेटिव जीरो एरर? क्या होती है? व्हेन जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल is above the horizontal line
हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं बेस लाइन ऑन मेन स्केल। मेन स्केल पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसको बेस लाइन भी बोलते हैं, उससे यदि सर्कुलर स्केल का जीरो ऊपर चला जाता है, जो कि मेरे वाले स्क्रू गेज में हो रहा है ऐसा, इसका मतलब इसमें कैसी जीरो एरर है, नेगेटिव जीरो एरर है, नेगेटिव जीरो एरर है इसमें। ये बात समझ गए, पॉजिटिव जीरो एरर, नेगेटिव। फॉर्मूला वही, फाइनल रीडिंग फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, फॉर्मूला तो सेम है लेकिन फाइनल रीडिंग, या फिर इसको शुद्ध देसी अंदाज में बोल दूं, करेक्ट रीडिंग इक्वल्स टू जो रीडिंग आई है आपकी मेजर्ड वैल्यू, या फिर रीडिंग मेजर्ड वैल्यू, या फिर रीडिंग बोल दूं इसको, जो भी रीडिंग आपकी आई है माइनस जीरो एरर। आपको जीरो एरर को माइनस ही करना है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है। यदि पॉजिटिव होगी तो वो माइनस ही हो जाएगी, एक्चुअल में माइनस ही हो जाएगी, लेकिन नेगेटिव हुई तो इस ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो नेगेटिव प्लस हो जाए। और नेगेटिव ऐड क्यों होता है वो मैंने आपको बता दिया अभी वर्नियर कैलिपर एग्जाम्पल की। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगता है स्क्रू गेज में। ठीक है, बात समझ में आती है या फिर ऊपर से जाती है? बात समझ में आ गई ना आपको? ये बात समझ में आ गई, नेगेटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर। अब निकालते कैसे हैं इसको, पॉजिटिव जीरो एरर को या नेगेटिव जीरो एरर को? निकालने का तरीका बहुत सिंपल है। एरर किसमें? सर्कुलर स्केल की रीडिंग में वही एरर आ रही है, या तो जीरो ऊपर जा रहा है या फिर जीरो नीचे जा रहा है, यही आ रही ना वैल्यू। तो आपको क्या करना है, यदि पॉजिटिव जीरो एरर निकालनी तो लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल, कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल ऑन बेस लाइन। सिंपल सी बात है, आपको सिर्फ रीडिंग निकालनी है। तो रीडिंग देखो, जीरो टू जीरो मैच होनी चाहिए। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है या बेस लाइन है जो सर्कुलर स्केल की जीरो से मैच होनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि उसमें जीरो एरर है तो वो मैच नहीं हो पा रही। तो मैच नहीं हो रही तो कोई सा डिवीजन तो मैच हो रहा होगा ना। यदि जीरो मैच होता तो इसका जीरो एरर कितनी होती, लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाई जीरो। यदि जीरो ही मैच हो रहा है तो लीस्ट काउंट इनटू जीरो मल्टीप्लाई कर देते तो जीरो एरर ही जीरो हो जाती। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जीरो मैच नहीं हो रहा, कोई सा डिवीजन मैच हो रहा होगा। मैं मान लेता हूँ कि पांचवा डिवीजन मैच हो रहा है, तो लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाई 5, लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाई 5, ये जीरो एरर आ जाएगी। बात समझ रहे हो ना आप? लीस्ट काउंट निकालने का सिंपल तरीका, जो कि सर्कुलर स्केल की रीडिंग निकालने का तरीका है, वही लीस्ट काउंट निकालने का तरीका है। सेम नेगेटिव जीरो एरर निकालने का भी फॉर्मूला सेम है। नेगेटिव जीरो एरर निकालनी है तो लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाई कोइंसाइडेड डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल ऑन बेस लाइन। लेकिन इस केस में जो बेस लाइन से ऊपर होगा जीरो, नेगेटिव जीरो एरर के केस में जो सर्कुलर स्केल का जीरो है वो बेस लाइन से ऊपर होगा, और पॉजिटिव जीरो एरर के केस में बेस लाइन से नीचे आएगा वो जीरो। बात समझ गए? सिर्फ यही अंतर है, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, मल्टीप्लाइड बाई लीस्ट काउंट। ये पॉजिटिव या नेगेटिव जीरो एरर निकालने का तरीका होगा। बच्चों दिल के सच्चों, बात समझ में आती है या फिर ऊपर से ही चली जाती है? यहाँ तक ये कहानी आपको समझ आ गई होगी क्या बच्चों? आपकी इजाज़त हो तो मैं आपको एक न्यू मेरिकल करा दूं, नया मिरेकल करा दूं आपको। न्यू मेरिकल, यस, 48 मिनट्स का वीडियो आई हैव रिकॉर्डेड। सो नाउ आई विल टेक वन न्यू मिरेकल लेते हैं अपन। न्यू मिरेकल कहता है, न्यू मिरेकल है जो, इसमें लैंग्वेज समझना आप, बाकी तो कोई बात नहीं है, बाकी तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। द थिम्बल ऑफ स्क्रू हैज़, थिम्बल ऑफ स्क्रू गेज हैज 50 divisions. Thimble of screw gauge has 50 divisions and spindle diameter, spindle लिखो, and spindle advances
एंड ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के, आप चिंता मत करना। स्पिंडल एडवांसेस, ध्यान से, 1 mm, स्पिंडल एडवांसेस 1 mm when circular scale is completely rotated 2 times। इंपॉर्टेंट बात आएंगी यहाँ से, कुछ इंपॉर्टेंट बात आएंगी यहाँ से आपको। इसको when screw is used, when this screw gauge, मैं शॉर्ट में, screw gauge is used to measure diameter, use measure diameter of wire। ठीक है, आपको क्या करना है, इस स्क्रू गेज का यूज करना है वायर का डायमीटर यूज करने के लिए। रीडिंग ऑन स्लीव इज फाउंड, रीडिंग ऑन स्लीव इज फाउंड 0.8 mm and reading on thimble is found, and reading on thimble is found 32th डिवीजन। बात समझ रहे हो, बात समझ रहे हो इसको। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ वायर, व्हाट इज द diameter ऑफ वायर। तो वायर का diameter निकालना है आपको, diameter निकालना है वायर का। थिम्बल ऑफ स्क्रू गेज है 50 डिवीजन। यहाँ से एक बात खुल के आएगी सामने, खुल के आएगी, अब शर्म आएगी नहीं वो बात। थिम्बल ऑफ स्क्रू हैज़ 50 डिवीजन, मतलब थिम्बल किसको बोल रहे हैं, जिस पे 50 डिवीजन है। मतलब 50 डिवीजन किस पे होते हैं, डिवीजन किस पे होते हैं, सर्कुलर स्केल पे। मतलब थिम्बल मतलब सर्कुलर स्केल, ये बात भी आपको याद रखनी पड़ेगी। मतलब यहाँ पे सर्कुलर स्केल डिवीजन आपको दिए हुए हैं 50, और थिम्बल किसको बोलते हैं, सर्कुलर स्केल के। ये बात यहाँ से क्लियर हो गई। एंड स्पिंडल एडवांसेस 1 mm, सर्कुलर स्केल इज कम्प्लीटली, जो स्पिंडल है वो कितना एडवांस करता है, 1 mm व्हेन सर्कुलर स्केल इज कम्प्लीटली रोटेटेड 2 times। यदि 2 बार उसको रोटेट कर दूं कम्प्लीटली, तब वो 1 mm आगे बढ़ता है स्पिंडल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसकी पिच कितनी है, इसकी पिच होगी बच्चों, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, पिच होगी इसकी 1/2 यानी कि 0.5 mm। यदि उसको 2 कंप्लीट रोटेशन दोगे तो 1 mm मूव करेगा स्पिंडल। लेकिन पिच क्या होती है, एक कंप्लीट रोटेशन में कितना मूव करता है, तो एक कंप्लीट रोटेशन में कितना मूव करेगा, 1/2। यदि 2 में कर रहा है 1 mm, तो 1 में कितना करेगा, 1/2 mm। बात समझ गए। व्हेन सर स्क्रू गेज इज यूज टू मेजर डायमीटर ऑफ वायर, इस स्क्रू गेज का यूज किया जा रहा है वायर का डायमीटर निकालने के लिए। रीडिंग ऑन स्लीव इज फाउंड 0.8 mm। स्लीव क्या होती है, मैंने आपको बताया था, जो मेन स्केल है उसी को स्लीव बोलते हैं, और स्लीव पर जो रीडिंग है वो 0.8 mm है। मतलब मेन स्केल रीडिंग 0.8 mm। एंड रीडिंग ऑन थिम्बल इज फाउंड, जो थिम्बल क्या होता है, सर्कुलर स्केल। तो इसने बोला कि रीडिंग मतलब सर्कुलर स्केल का 32th डिवीजन, सर्कुलर स्केल का 32वां डिवीजन कोइंसाइड कर रहा होगा बेस लाइन से। मतलब समझ गए ना आप, मतलब ये सर्कुलर स्केल डिवीजन कौन सा कोइंसाइड कर रहा है, 32 लीस्ट काउंट इनटू सर्कुलर। तो इसकी रीडिंग निकालनी है, जो फाइनल रीडिंग होती है वो क्या होती है बच्चों, मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, वही होती है ना, वही सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग विद बेस लाइन। तो मेन स्केल रीडिंग इसमें 0.8 दे रखी है डायरेक्टली, 0.8 mm प्लस लीस्ट काउंट इसका मैंने निकाल दिया कि नहीं निकाला। लीस्ट काउंट होता है पिच अपॉन सर्कुलर स्केल डिवीजन। पिच कितनी है, 0.5, सर्कुलर स्केल डिवीजन 50,
तो यहाँ से जो पिच की वैल्यू आएगी 1/100 0.01 mm, 0.01 मल्टीप्लाइड बाई सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन कंसिडर कर रहा है 32th, तो ये हो जाएगा 0.8 प्लस 0.32, वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1.12 mm। ये फाइनल डायमीटर हो जाएगा, ये फाइनल डायमीटर हो जाएगा, ये फाइनल डायमीटर हो जाएगा। बात समझ गए ना आप, बात समझ गए रीडिंग। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाना होगा उसको, ये बात समझ आ गई ना। अब थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाना हो उसको, तो वो क्या करेगा, वो ये करेगा, वो आपको बताएगा नहीं जीरो एरर है क्या क्या है, कुछ नहीं बताएगा। वो आपको एक लाइन आगे लिखेगा, व्हेन वी कंप्लीटली क्लोज द सर्कुलर स्केल, आप कंप्लीट क्लोज कर रहे हो, यदि सर्कुलर स्केल को आपने कंप्लीटली क्लोज कर दिया मतलब 0 0 कोइंसाइड होने चाहिए थे, लेकिन देन 0 देन 0 of circular scale is above the baseline, circular scale of then 0 of circular scale is above the baseline। बात समझ गए, 0 of circular scale is above the baseline, 0 of circular scale is above the baseline and 20th division of circular scale is coinciding with baseline in the initial condition, इन द तब आपसे पूछ लेता अब रीडिंग निकालो, तो अभी तक का प्रोसेस सेम करते, लेकिन करेक्ट रीडिंग क्या होती, फाइनल रीडिंग क्या होती, जो भी अभी अपने रीडिंग निकाली थी -0 एरर, यही वैल्यू आती। रीडिंग अभी कितनी निकाली थी 1.12 mm, ये निकाली थी, -0 एरर। तो 0 एरर पहले तो आपको पता करनी पड़ेगी पॉजिटिव 0 एरर है या नेगेटिव 0 एरर है। ये इसने बोला है कि जब कंप्लीटली क्लोज कर देते हो सर्कुलर स्केल, तो सर्कुलर स्केल का 0 बेस लाइन से ऊपर चला जाता है, इसका मतलब ये नेगेटिव 0 एरर है। यदि सर्कुलर स्केल का 0 बेस लाइन से नीचे रह जाता तो वो पॉजिटिव 0 एरर होती, लेकिन ये ऊपर चला जा रहा है मतलब नेगेटिव 0 एरर है। तो ये बात तो समझ आ गई कि इसके अंदर नेगेटिव आएगा। अब वो वैल्यू कैसे निकालूँ मैं, वैल्यू कैसे निकालूँ नेगेटिव 0 एरर की, तो वैल्यू होती है, वैल्यू क्या होती है उसकी, लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड वाई, कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, कब ये वाला डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, वो मत लिख देना, इसने अभी बताया था कहाँ, ये 32 नहीं, जब वो कंप्लीटली क्लोज है तब कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, इसने बताया है यहाँ पे 20 डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। तो कोइंसाइडिंग डिवीजन मतलब 20 वैल्यू यहाँ पे। लीस्ट काउंट अभी निकाल रहा था 0.01 × 20, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.20, और ये आएगी नेगेटिव में, क्योंकि ये नेगेटिव 0 एरर है, तो मतलब फाइनली ये वैल्यू ऐड हो जाएगी, फाइनली ये वैल्यू ऐड हो जाएगी। बात समझ में आती है, यहाँ पे ऊपर से ही चली जाती, तो इसका आंसर 1.32 mm आ जाता। पहले आपको ये पहचानना पड़ेगा 0 एरर पॉजिटिव है या नेगेटिव, वो कैसे पहचानोगे, यदि सर्कुलर स्केल का 0 आगे निकल जाता है बेस लाइन से मतलब नेगेटिव 0 एरर है, और यदि सर्कुलर स्केल का 0 पहले रह जाता है बेस लाइन से नीचे रह जाता है तब उसको बोलेंगे पॉजिटिव 0 एरर। यदि पॉजिटिव 0 एरर होती तो -0 एरर, यही फॉर्मूला लगाते, लेकिन अब अंदर माइनस नहीं आता क्योंकि वो पॉजिटिव 0 एरर होती, तो ये फाइनली आंसर भी माइनस करके आता है, इसका आंसर माइनस करके आता है। लेकिन अभी ये नेगेटिव 0 एरर है, तो एक तो माइनस यहाँ लगा, एक नेगेटिव 0 एरर, तो अंदर माइनस आ जाएगा, तो फाइनली वो ऐड हो जाएगी। और नेगेटिव 0 एरर ऐड क्यों होती है, पॉजिटिव 0 एरर सब्सट्रैक्ट क्यों होती है, ये मैं आपको अभी बर्नियर कैलिपर का एग्जाम्पल लेके बता चुका हूँ। आर यू गेटिंग द पॉइंट बच्चों, दिल के सच्चों बच्चों, दिल के सच्चों, बात समझ गए ना आप, ये बात समझ में आ गई। 0 एरर तक कहानी पढ़ ली। अब मैं चाहता हूँ, अपने पास टाइम है क्या, पहले मुझे ये बताओ, क्या अपने पास ऐसी कोई बात तो नहीं है कि आप टाइम की कमी से जूझ रहे हो,
तो मैं आपको एक न्यूमेरिकल और कराना चाहता हूँ, वो NCERT का न्यूमेरिकल है, NCERT का न्यूमेरिकल ही। वो आपसे क्या कहना चाहता है प्यार भरे अंदाज में, दुलार भरे अंदाज में, वो आपसे कहना चाहता है बच्चों, आपसे इस तरह से बोलता है, R1 इक्वल्स टू 50 प्लस माइनस 0.5 एंड R2 इक्वल्स टू 20 प्लस माइनस 0.2। ये आपको दो रेजिस्टेंस दे रखे हैं जो कि पैरेलली अरेंज हैं, पैरेलल में अरेंज हैं। आपको निकालना है फाइनल रेजिस्टेंस। पैरेलल में अरेंज करेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। 9th-10th में ही पढ़ लिया होगा बच्चों, पढ़ लिया नहीं सर हमने कुछ नहीं पढ़ा, हम कुछ नहीं पढ़ते हैं, हम कुछ नहीं पढ़ते हैं। तो 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2, तो यहाँ से 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू हो जाएगा R1R2 अपन R1 प्लस R2। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू होती है वो आती है R1R2 अपन R1 प्लस R2। अब आपको निकालना है, पहले तो इसकी रीडिंग, फाइनल रीडिंग निकालो। तो R इक्विवेलेंट यदि निकालना है R1R2 अपन R1 प्लस R2, मतलब मुझे सिर्फ अभी एरर वगैरह कंसिडर नहीं करनी, डायरेक्ट वैल्यू निकालनी। तो कैसे निकालोगे, 50 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 50 प्लस 20, ये वैल्यू आएगी। ठीक है, यहाँ से जाएगा 1000 अपॉन 70, तो ये 100/7 वैल्यू आ जाएगी। R इक्विवेलेंट की वैल्यू 100/7 आ जाएगी। लेकिन मुझे इस वाले फॉर्मूले में यदि एरर निकालनी हो तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसे फाइनल एरर कितनी R इक्विवेलेंट में अपॉन R इक्विवेलेंट की वैल्यू तो ये पता है, अपॉन हो गया डेल्टा R1 अपॉन R1 प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 प्लस डेल्टा R1 प्लस R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये बात समझ में आती है या फिर ऊपर से आती हैं? पहले ये बताओ, R1 प्लस R2 में एरर निकालनी हो तो वो कैसे निकालोगे? यदि प्लस हो रहा है, कोई दो वैल्यू यदि प्लस हो रही है तो उनमें एरर प्लस और माइनस दोनों केस में एरर जुड़ जाती हैं। तो R1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी आएगी, R1 और R2 को ऐड करो, वैल्यू आएगी 50 प्लस 20, और एरर इस केस में जुड़ेगी मतलब 0.7। बात समझ गए, 70 प्लस माइनस 0.7। बात समझ गए ना बच्चों दिल के बच्चों? यदि पॉजिटिव होता है तो एरर जुड़ती है, नेगेटिव होता तो भी एरर जुड़ती। तो 1/R इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट की वैल्यू 100/7 इक्वल्स टू डेल्टा R1 0.5, R1 की वैल्यू 50 प्लस R2 0.2 अपॉन 20 प्लस डेल्टा R1 प्लस R2 मतलब 0.7। R1 प्लस R2 में कितनी एरर है, अपॉन R1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी है 70। यहाँ से R इक्विवेलेंट अपॉन 100/7 इक्वल टू ये हो जाएगा, ये हो जाएगा ये। तो 1/100 प्लस 1/100 प्लस 1/100 तो ये डेल्टा R इक्विवेलेंट अपॉन 100/7 जो है 1/100 इंटू 3, एलसीएम ले लूँगा 100, 1 3 हो जाएगा। जहाँ से डेल्टा R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3/100 मल्टीप्लाइड बाई 100/7। थैन गया, डेल्टा R इक्विवेलेंट कितना आ गया यहाँ से 3/7। इसको सिंप्लीफाई कर दूँ, 0.74 या 28 टू ठीक है, और फर्दर इसको और आगे निकाल सकते हो कितनी वैल्यू। तो डेल्टा R इक्विवेलेंट कितना आया 0.42, ठीक है ना, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब मुझे फाइनल यदि इसकी वैल्यू लिखनी है तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू तो है 100/7। तो R इक्विवेलेंट को कैसे लिखोगे आप, 100/7 प्लस माइनस इसमें एरर कितनी आ रही है 0.42। यही इसका आंसर है, बात समझ गए, आंसर
समझ गए आप? NCERT का क्वेश्चन था, प्यारा क्वेश्चन था लेकिन भोला क्वेश्चन था, एक मासूम सा क्वेश्चन था जिसका आपने पलक झपकते ही जवाब दे दिया है। एक क्वेश्चन और मैं आपको कराना चाहूँगा, इफ टाइम विल अलाउ मी, बट टाइम इज़ नॉट अलाउइंग मी, ऑलरेडी आई हैव रिकॉर्डेड 1 hour 4 minute लेक्चर। सो बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।